नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हम इसमें सितंबर माह की जो मैगज़ीन थी विज़न की जो आईएएस के लिए आती है, आईएएस पीसीएस और के लिए आती है, उसके जो करंट अफ़ेयर आता है उसको हम देख रहे थे। हमने अपने पहले रिलेशन में ये देखा था कि पॉलिटी के सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में हमने देखा था आपका साइंस और टेक, तीसरे लेक्चर में हमने देखा था एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हमने 3 वीडियो बनाए थे, बाकी सारे सेक्शन के 2-2 वीडियो बनाए थे। आज हम अपना प्रारंभ करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं किसमें क्या दिया हुआ है इस बार के मैगज़ीन में। पहली हेडिंग ये है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान। हमारे भारत में वर्तमान में विपक्षी पार्टी और कई अन्य संस्थाओं का ये कहना है कि जो भारत सरकार जो डेटा दे रही है, वह कहीं न कहीं जो वास्तविक डेटा से हेर-फेर करके जीडीपी में बताया जा रहा है। उसी को रिलेटेड करके हमारी एक रिपोर्ट आई है, जिससे इसमें पहले सेक्शन में दिया गया नाम भारत में घरेलू उत्पाद का अनुमान। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल और जून 2023 की जीडीपी डेटा का सटीकता पर चल रहे वाद विवाद का स्पष्टीकरण जारी किया है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है ये देख लेते हैं। अप्रैल और जून 2023-24 के लिए भारत के आधिकारिक जीडीपी आंकड़े की गणना आय या उत्पाद विधि का उपयोग करके की गई है। इसके अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी अप्रैल और जून में 7.8% की दर से बढ़ रही है। यह आंकड़े पिछली 4 तिमाही में सर्वाधिक हैं। इसका एक बड़ा कारण सेवा क्षेत्र में दोहरे आंकड़े की वृद्धि दर है। गौरतलब है कि सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 56% है। यानी कि जो हमारा सेवा सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र जो है उसमें जो वृद्धि दर है वो दुगनी अंक से वृद्धि दर कर रही है। आलोचकों के अनुसार जीडीपी के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, क्योंकि जीडीपी समवृद्धि दर पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को सटीक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है। यानी कि जो आलोचक हैं वह यह कहते हैं कि जो हमारी जीडीपी दर बढ़ रही है उसमें मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का जो रेट दिखाना चाहिए था वह सही से दिखाया नहीं जा रहा है। देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ। इसमें लिखा हुआ है जीडीपी की गणना की विधि, यानी कि किसी भी देश में या अपने भारत में जीडीपी की गणना किन किन मापदंडों या किन किन सूत्रों के माध्यम से किया जाता है वो इसमें बताया जा रहा है। सामान्यतः किसी देश की जीडीपी की गणना निम्नलिखित 3 विधियों से की जाती है। उत्पादन या मूल्य वर्धित तिथि, प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड जो अप्रोच होती वो। इस विधि में उत्पादन के प्रत्येक चरण में हुए मूल आवर्धन को जोड़ा जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उत्पादन हो रहा है उसमें जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो मूल आवृद्धि हो, जैसे कि मान लीजिए गेहूं, जो हमने प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं लिया उसका उत्पादन था 10 रुपए, लेकिन वहीं जब गेहूं से ब्रेड बन गया और उसी ब्रेड की जो वैल्यू थी वो 30 रुपये पहुंच गई, तो ये जो 20 रुपए का मूल आवर्धन हुआ है इसको जोड़ा जाता है, इसे कहते हैं मूल आवर्धन। कुल बिक्री में से उत्पादन प्रक्रिया के मध्यवर्ती इनपुट मूल्यों को घटाकर मूल्यवर्धन प्राप्त होता है। यानी कि इसमें जो कॉस्ट लगती है टोटल उत्पादन प्रक्रिया में, जो बीच की कॉस्ट लगती है कि उसको लाया गया या किसी अन्य संसाधनों के द्वारा या जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है वो सब हटा देते हैं तो मूल आवर्धन प्राप्त होता है। सरल शब्दों में प्रारंभिक लागत के अलावा उत्पादन के प्रत्येक चरण में किसी वस्तु के मूल्यों में हुई वृद्धि को मूल आवर्धन कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा था गेहूं और ब्रेड का कॉन्सेप्ट। दूसरी विधि है आय विधि। इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय का मापन किया जाता है। मतलब कि इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय को मापा जाता है। मतलब कि जो किसान है वो गेहूं उत्पादन करने में उसकी कुल कितनी आय उसको हुई, प्लस जो ब्रेड उत्पादन में कुल कितनी आय हुई, और इस पूरे प्रोसेस में बीच के लोगों की जो आय हुई
उन आयों को जो अर्जित किया गया, जो ट्रांसपोर्टेशन में लगा, जो लेबर क लगा, जो सर्विस कॉस्ट लगी, उन सभी को जोड़ा जाता है, तो ये हो जाता है आय विधि। किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित आय में शामिल है श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, भूमि के अर्जित किराया, ब्याज के रूप में पूंजी पर मिलने वाला लाभ या रिटर्न और कॉर्पोरेट लाभांश। जो मैं बताया था, प्रत्येक वर्ग को जो जो आय प्राप्त होती है, वह विधि जो हो, ये जो आय के रूप में इसकी कितनी इनकम हुई मापन की विधि ही आय विधि कहलाती है, इनकम अप्रोच कहलाती है। पहली विधि क्या थी आपकी? मूल आवर्धन विधि, जिसमें कि आप देखेंगे उत्पादन के प्रत्येक चरण में जो मूल आवर्धन होता है उसे ही कहते हैं मूल आवर्धन विधि कहते हैं, पहला। दूसरा आप देखेंगे आय विधि। आय विधि में जो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक क्षेत्र में जो आय का वितरण हुआ, जो आय की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई, उसे आय विधि कहते हैं। इसमें आय विधि में आगे है वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले संसाधन उत्पादन के कारक कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: भूमि, श्रम, उद्यमिता और पूंजी, यानी लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटलिज्म। जो कैपिटल है वो। व्यय विधि, तीसरी विधि है व्यय विधि। पहली विधि क्या थी? पहली विधि थी मूल आवर्धन विधि। दूसरी विधि आपकी थी आय विधि। तीसरी विधि जो थी वो व्यय विधि, यानी एक्सपेंडिचर अप्रोच जो होती है। इस विधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय का मापन किया जाता है। मान लीजिए, सपोज करिए कि ये हमारा देश भारत है, रफली अप्रोच कर लीजिए, भारत है हमारा देश। इसके भीतरी सीमा, जो इसकी सीमा है, ये पूरी सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन या वस्तुओं सेवाओं की जो बिक्री होगी या जो बेचा जाएगा, उसको बेचने में जो व्यय का जो पैसे इकट्ठे होंगे, उसके लिए जो आकलन किया जाता है वो किया जाता है आपका व्यय विधि के द्वारा। यही बताना चाह रहा है इसमें। आदर्श रूप से उपस्थित तीनों विधियों में संवर्धित दर समान होनी चाहिए। हालांकि डेटा के संग्राहक और उसके प्रसंस्करण में भिन्नता के कारण इन तीनों विधियों में अक्सर अंतर आ जाता है। अंतिम गणना करते समय इस अंतर का ध्यान रखना होता है तथा विभिन्नता अक्सर सांख्यिकीय विसंगतियों के कारण होती है। भारत में जीडीपी गणना की मौजूद विधि, यानी कि ये तो पूरे विश्व की थी कि 3 विधि हो गई थी। हाँ, कोई ना कोई देश एक विधि का तो अपने अर्थव्यवस्था की गणना के लिए करता ही है, जीडीपी की गणना के लिए। आइए उसमें देख लेते हैं भारत जो जीडीपी की गणना के लिए जो विधि में करता है वो देख लेते हैं। पहला है आय विधि। भारत सरकार द्वारा आर्थिक संवर्धन, आर्थिक समृद्धि की गणना के लिए वर्ष में आय विधि का उपयोग कर रही है। रियल और नॉमिनल, रियल और नॉमिनल, रियल और नॉमिनल जीडीपी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय स्थिर कीमतों और चालू कीमतों के आधार पर प्रत्येक 3 माह में सकल मूल आवर्धन ने जीवीए की गणना करता है। रियल जीडीपी की गणना के लिए स्थिर कीमत आधार वर्ष 2011-12 और नॉमिनल जीडीपी की गणना के लिए चालू कीमतों का उपयोग किया जाता है। इसमें पहली बात है, रियल टाइम जीडीपी के लिए आप जो है अपना स्थिर कीमत, जो स्थिर कीमत कब की मानी गई है, वह मानी गई है 2011-12 की। और दूसरा नॉमिनल जीडीपी, मतलब कि नॉमिनल जीडीपी से मतलब ये है कि जो चालू वर्ष की जो कीमतें होंगी वो। तीसरा है ऑप्शन है आपका जीडीपी अपस्फीति कारक। और जीडीपी अपस्फीति कारक मुद्रास्फीति की एक मापक है।
इसके अंतर्निहित मूल अस्फीतीकरण कभी कहा जाता है। यह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अनुपात है। यह अनुपात बताता है कि उत्पादन की वृद्धि के बजाय कीमत उच्च कीमतों के चलते जीडीपी में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। मतलब जो जीडीपी में अप अपस्फीतीकरण यानी डिफ्लेशन जो होता है, डिफ्लेशन जो डिफकटर जो होता है वो जीडीपी का अपस्फीति कारक मुद्रास्फीति की एक एक मापक है। इसे अंतर्निहित मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। यह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अनुपात होता है। यानी जो रियल जीडीपी हो रही है, यानी कि जो 2011-12 की जीडीपी वाला जो रियल टाइम वाली जीडीपी उसका, और नॉमिनल जीडीपी का जो गैप आता है उसका अध्ययन करता है। यह अनुपात बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय कीमत के चलते जीडीपी में जो वृद्धि हुई वो ये बताता है। मान लीजिए कि वर्तमान समय में हम 100 रुपए का उत्पादन कर रहे थे किसी वस्तु का। 100 यूनिट हम उत्पादन कर रहे थे किसी वस्तु की, कितनी यूनिट? 100 यूनिट उत्पादन कर रहे थे। और तब इसकी कीमत जो थी 100 यूनिट की वो थी 200 रुपए। और वर्तमान में हम 100 यूनिट ही उत्पादन कर रहे हैं, परंतु इसका वर्तमान मूल्य जो हो गया वो हो गया आपका 300 रुपए। तो हमने उत्पादन तो समान रखा, परंतु हमारी जो कीमत आई वो बढ़ गई। तो ये जो 100 रुपए की जो कीमत बढ़ गई है, इसे ही कहते हैं जीडीपी अपस्फीति कारक है। इसे ही कहते हैं जीडीपी महंगाई के कारण जो जीडीपी बढ़ गई आपकी, वो कहते हैं इसके अपस्फीति कारक कहते हैं। नॉन नॉमिनल जीडीपी की गणना करते समय मुद्रास्फीति का ध्यान नहीं रखा जा सकता है। तब नॉमिनल जीडीपी की जब गणना की जाएगी करते समय मुद्रास्फीति का ध्यान नहीं रखा जा सकता है, जबकि रियल जीडीपी की गणना में इसका ध्यान रखा जा सकता है। यही कारण है कि नॉमिनल जीडीपी अक्सर रियल जीडीपी से अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि नॉमिनल जीडीपी की गणना करते समय हम मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रख सकते हैं। पहली बात, क्योंकि जब रियल टाइम जीडीपी की गणना में इसका ध्यान रखा जाता है, यही कारण है कि नॉमिनल जीडीपी अक्सर रियल टाइम जीडीपी से अधिक आती है। मतलब कि रियल जीडीपी के नाम पे मान लियो कि रियल जीडीपी हमारा 100 रुपए है। अक्सर इसमें नॉमिनल जीडीपी में जो का आता है उसमें इन्फ्लेशन जोड़ लिया जाता है, तो इसलिए जो रियल टाइम जीडीपी आएगा वो बढ़ के ही आएगा आपका। यही इसमें बताना चाह रहा है। जीडीपी गणना की वर्तमान पद्धति में चुनौती क्या है ये देख लेते हैं। डेटा की सटीकता का सबसे पहला जो है मुद्दा है। जीडीपी की गणना उपलब्ध डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रों के पुराने डेटा पुराने डेटा आर्थिक गतिविधियों की गलत तस्वीर पेश करते हैं। इसके अलावा भारत में जीडीपी समवृद्धि दर की घोषणा करने का चक्र 3 साल तक चलता है। प्रभावी रूप से एक वित्तीय वर्ष का सटीक डेटा 3 साल के अंतराल के बाद आता है। मतलब कि हम लोग जो वर्तमान अगर हमें अपना जो जीडीपी का एक्चुअल आंकड़ा चाहिए, उसके लिए हमें जो अभी 23 चल रहा है तो 2020 के आंकड़ों का यूज करना पड़ जाता है जो सटीक डेटा देते हैं। असंगठित क्षेत्र का लेखांकन मतलब कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जो किसी भी प्रकार के कंपनी एक्ट या किसी अन्य की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, वे काम असंगठित क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में जीडीपी गणना पद्धति के अंतर्गत सटीक क्षेत्रों के डेटा का उपयोग असंगठित रूप हेतु प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है। जीडीपी गणना करते समय कुछ गतिविधियों को बाहर रखना।
मौजूदा समय में सभी उत्पादन गतिविधियों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए अवैतनिक कार्य जैसे घर में या स्वयंसेवक द्वारा किया गया कार्य और काला बाजारी संबंधित गतिविधियां जीडीपी में शामिल नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्योंकि इस तरह की गतिविधियों का सटीक मापन और मूल्यांकन करना कठिन है। मतलब कि जीडीपी में ये गणना करते वक्त सभी कारक उत्पादन के सभी कारक को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। इसका मेन कारण ये है कि जो लोग बिना वेतन के कार्य करते हैं, जैसे कि घर में करने वाले स्वयं सेवक जो होते हैं वो, और हो गए काला बाजारी के कार्य जो सट्टेबाजी होती है। इस तरह के जो कार्य होते हैं वो जीडीपी की गणना में आते ही नहीं है, इसलिए यह एक मुश्किल गतिविधि हो जाती है। विकास के मापन के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेत क्यों नहीं है? जब कि पूछा जाए कि विकास कौन कितना तेज विकास कर रहा है, इसके मापन के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेत क्यों नहीं है, तो उसका कुछ कारण बताइए। पहला कारण ये है, जीडीपी वहां पढ़िएगा, जीडीपी समृद्धि दर के आंकड़े भ्रामक भी हो सकते हैं। जीडीपी समृद्धि दर किसी देश के समग्र जीवन स्तर या कल्याण की तस्वीर पेश नहीं करती है। शांति, पर्यावरण संरक्षण या सामाजिक जुड़ाव सहित कई प्रमुख कारणों की गणना जीडीपी के जरिए नहीं की जाती, क्योंकि इसका आर्थिक मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं है। सामाजिक क्षेत्र सामाजिक क्षति का समावेशन सामाजिक क्षति का समावेशन सामाजिक नुकसान के होने वाले आय की गणना। यदि किसी कारक यदि किसी कारण से समाज को क्षति पहुंचती है और उसके कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होती है, तो भी जीडीपी की गणना में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रैक की मरम्मत, चिकित्सीय बिल और अंतिम संस्कार आदि में आने वाली लागत 1 अरब रुपए की आर्थिक गतिविधि होती है, तो भी जीडीपी की गणना में ऐसी आर्थिक गतिविधियों को सेवा क्षेत्र को कुछ सेवा क्षेत्र में हुए लाभ में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें 1 अरब डॉलर का कारोबार अर्थात बिक्री होती है। सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल ना करना, इसमें लोगों के लोगों के जीवन के सामाजिक पहलुओं या प्राकृतिक पूंजी पर लेखा जोखा शामिल नहीं होता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता, अवकाश के लिए समय की अवधि आदि। आगे की राह देख लेते हैं कि जो जीडीपी गणना के जो आंकड़े को कैसे सही कर सकते हैं। समय समय पर हमें आधार वर्ष को अपडेट करना चाहिए। जो रियल टाइम जीडीपी के लिए 2011-12 का आधार वर्ष माना गया था, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। दोहरी अपस्फीति यानी डबल डिफ्लेशन से बचना चाहिए। हाँ, जीडीपी की गणना में दोहरी अपस्फीति को शामिल करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकते हैं। दोहरी अपस्फीति में प्रासंगिक आउटपुट और इनपुट संबंधित मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल करके आउटपुट और इनपुट के लिए मुद्रास्फीति की अलग-अलग गणना की जा सकती है। सटीक व ठोस डेटा की जरूरत हो सकती है। समय पर डेटा संग्रह, भंडारण और प्रोसेसिंग, विशेष रूप से बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीन तकनीकों की मदद से जीडीपी के अनुमान की सटीकता बढ़ सकती है। उत्पादन गतिविधियों का मापन, किसी अर्थव्यवस्था की सभी गतिविधियां को जीडीपी आंकड़े में शामिल किया जा सकता है। इन गतिविधियों में सभी प्रकार के आर्थिक लेन-देन जैसे स्वैच्छिक कार्य, अवैतनिक घरेलू कार्य आदि को शामिल किया जाना चाहिए। सीमा पार भुगतान, दूसरा हमारा जो लेसन है वो है सीमा पार भुगतान, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। सुर्खियों की हाल ही में नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए G20 टेक स्प्रिट 2023 का आयोजन किया गया। इन समाधानों का उद्देश्य सीमा पार भुगतान
में सुधार लाना है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। G20 टेक टेक स्पिरिट 2023 या भारतीय रिजर्व बैंक और बीआईएस इनोवेशन हब। बीआईएस बीआईएस का मतलब होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इनोवेशन हब की एक संयुक्त पहल है। यानी G20 टेक स्पिरिट क्या है? वह रिजर्व बैंक और भारत इंडियन तब की भारत पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है इनोवेशन की संयुक्त पहल है। G20 टेक स्पिरिट वस्तुतः G20 G20 प्रेसिडेंसी और बीआईएस इनोवेशन हब के बीच एक संयुक्त पहल है। G20 देशों ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है। G20 रोड मैप में G20 रोड मैप में भी इसे बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत ने सीमा पार बिल भुगतान की सुविधा का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में भी भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी कि बीबीपीएस की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है। यानी जो हम लोग इस समय ऑनलाइन पेमेंट करने में पूरे विश्व में भारत प्रथम स्थान में है। इसने जो अपना यूपीआई सिस्टम लाया है, इस तरह का सिस्टम जो है समस्त विश्व में लागू करने के लिए एक प्रकार से बात चल रही है, जो कि G20 में बात उठी थी। तो उसी को लेकर एक देश से दूसरे देश में जो हमको बिल पेमेंट करना है किसी भी सामान का, उसको कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये उसी की बात हो रही है। सीमा पार भुगतान के बारे में, यह एक प्रकार का वित्तीय लेन-देन है जो वित्तीय संस्थाओं, व्यवसाय और व्यक्तियों के बीच होता है। इस प्रकार के लेन-देन में प्रेषक ने सेंडर और प्राप्तकर्ता अलग-अलग देश में स्थित होते हैं। 2023 में सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य लगभग 190 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। यानी कि 2023 में सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य लगभग 190 ट्रिलियन डॉलर के होने का अनुमान है। साथ ही 2030 तक इसे 290 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। यानी पूरे विश्व में जो एक देश से दूसरे देश तक सामान पहुंच रहा है, उसका जो भुगतान हो रहा है, वो करीबन 2023 में आपका 190 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। तो वहीं 2030 तक 290 ट्रिलियन डॉलर, यानी इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट एक देश से दूसरे पूरे विश्व में व्यापार के लिए भुगतान प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए कोई एक अच्छे सिस्टम होना चाहिए जो बहुत ही सिंपल हो और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षात्मक हो। इसमें सुरक्षा के सारे आंकड़ों का ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार की सेंधमारी ना हो पाए, रियल टाइम जो ट्रांजैक्शन हो जाए, इस प्रकार के लिए ध्यान रखने के लिए ये सीमा पार जो भुगतान प्रणाली के लिए बात चल रही है। सीमा पार भुगतान के सामान्य प्रकार देख लेते हैं। प्रकार और कार्यप्रणाली। इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर एक जो है इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर है। इसमें प्रेषक किसी दूसरे देश से प्राप्तकर्ता को पैसा भेजने के लिए अपने बैंक को निर्देश देता है। मतलब कि इंडिया से किसी देश के दूसरे व्यक्ति को पैसा देना है, तो हम अपने बैंक से कहेंगे कि उस देश में उस व्यक्ति को पैसा भेजने के लिए इसको कर सकते। इसे कहते हैं इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर। उदाहरण के लिए स्विफ्ट कोड का उपयोग कर एक बैंक से किसी अन्य देश स्थित दूसरे बैंक में धन का हस्तांतरण। स्विफ्ट एक प्रणाली है। जैसे हमारे भारत में आप देखेंगे कि निफ्टी है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में रियल टाइम पे पैसा भेज देती है। वैसे ही पूरे विश्व में जो रहेंगे व्यापार करने के लिए एक प्रणाली का यूज किया जाता है जिसे स्विफ्ट प्रणाली कहते हैं। स्विफ्ट प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें किसी एक देश का बैंक किसी दूसरे देश के बैंक को पेमेंट करता है। यानी भारत में बैठा व्यक्ति अगर उसको आईफोन मंगाना है दुबई में बैठे हुए किसी संस्थान से,
तो वो उसका भुगतान जो अपने देश के बैंक में करेगा और अपने देश के बैंक से निवेदन करेगा कि वह दूसरे दिन दुबई में बैठे या यूएई में बैठे उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दें। तो इसी ही प्रणाली को कहते हैं। ये स्विफ्ट प्रणाली जो होती है, ध्यान रखिएगा, ये एक देश से दूसरे देश में होती है और बैंक टू बैंक होती है, ना कि किसी साधारण व्यक्ति द्वारा बैंक में। स्विफ्ट प्रणाली एक देश से दूसरे देश के बैंक में ही होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही ये स्विफ्ट प्रणाली वही प्रणाली है, जब जब रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब रसिया को कमजोर करने के लिए अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों ने इस प्रणाली में जो रशिया के बैंक थे उसको ब्लॉक कर दिया था, जिसके कारणवश रशिया में जो व्यापार हो रहा था उसमें मुद्रा का हस्तांतरण जो नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार की सुविधाओं को उस मतलब कि रशिया को बैन कर दिया गया था। उसी वक्त के समय रशिया ने जो अपने पक्षकार देश थे उनसे उनकी ही मुद्रा में लेन देन कर रहा था। तो उस अपनी मुद्रा में लेन देन करने के लिए इनको मतलब कि हम रशिया में रूबल जो शायद उनकी वो करेंसी होती है वो उसको सीधा ले लें और रुपया को वो ले लें। इन दोनों प्रणाली में स्विफ्ट का यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन स्विफ्ट एक ऐसी प्रणाली है जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सकता है। दूसरा है डिजिटल वॉलेट। इसमें पेपॉल, ये अमेरिका कंपनी है, गूगल पे तथा एप्पल पे जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये छोटे लेन देन के लिए ही उपयुक्त होती है। जैसे भारत में भारत पे है, वैसे अमेरिका का पेपॉल है। पेपॉल है और गूगल पे है जो हम लोग यूज करते हैं। ये डिजिटल वॉलेट होते हैं, एक प्रकार से डिजिटल, और ये छोटे लेन देन के लिए होते हैं। तीसरा है इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। यह कागज आधारित भुगतान का एक तरीका है। इस मेल या डॉक के माध्यम से भेजा जा सकता है या किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाता है। मतलब एक प्रकार का मेल होता है जिसमें मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक चेक जनरेट किया और उस इलेक्ट्रॉनिक चेक को हमने भेज दिया दूसरे देश को, दूसरे देश के बैंक को भेज दिया, जो चेक के माध्यम जो कि आपका मेल के माध्यम से जाएगा। ये प्रकार से मनी ऑर्डर हो जाता है, ये जो इंटरनेशनल मनी ऑर्डर हो। चौथा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड से लेन देन। व्यवसायिक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहकों से अलग अलग मुद्राओं में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। चौथा है पांचवा है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइंस, इथेरियम और क्रिप्टो विकेंद्रीकरण डिजिटल मुद्रा है जिसका उपयोग सीमा पार भुगतान के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने देखा सीमा पार भुगतान के 5 प्रकार के भुगतान किए जा सकते हैं। पहला है इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर, दूसरा है डिजिटल वॉलेट, तीसरा है इंटरनेशनल मनी ऑर्डर, चौथा है क्रेडिट कार्ड लेन देन और पांचवा है आपका क्रिप्टो करेंसी। सीमा पार भुगतान की प्रणाली क्या है? दो जगह के बैंक खातों का उपयोग करके सरलता से सीमा पार भुगतान किया जा सकता है। जैसे एक ये बैंक है आपका बैंक ए, बैंक बी, ये जो है आपका पेमेंट मैसेज के माध्यम से हो रहा है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय बैंक एक दूसरे के पास अपना खाता खोलते हैं और उसी के जरिए विदेशी मुद्रा का भुगतान करते हैं। अब प्रतिनिधि बैंक जो होते हैं उनका उपयोग करके सीमा पार भुगतान हो सकता है। ये देख रहे हैं, ये जो है आपका करेस्पॉन्डेंस बैंक जो ये बीच के होते हैं। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय बैंक एक दूसरे के पास अपना अपना खाता नहीं खुलवाते हैं, इसके बजाय किसी मध्यस्थता या प्रतिनिधि बैंक को अपना अपना खाता रखते हैं और वे उसी के जरिए विदेशी मुद्रा का भुगतान करते हैं। मतलब इंडिया में बैठा हुआ एक व्यक्ति और जापान में बैठा हुआ एक व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से बात ना करके, ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के अकाउंट के बैंक में अकाउंट ना खुलवा के वे किसी तीसरे व्यक्ति जो कि मान लीजिए स्विट्जरलैंड बैठा हुआ, ऐसे व्यक्तियों या ऐसे बैंकों के पास खाता खुलवाते हैं। इंडिया वाला पैसा जमा करेगा स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक में, और साथ ही जापान भी करेगा स्विट्जरलैंड बैंक। तो वो जो बैंक बीच का है स्विट्जरलैंड, वो दोनों के बीच कार्य करेगा। इसे ही कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बैंक, जो करेस्पॉन्डेंट बैंक के बारे में बताया जाता है, मतलब कि करेस्पॉन्डेंट बैंक इसे ही कहा जाता है।
सीमा पार भुगतान के महत्व देख लेते हैं क्या है। इससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। मतलब कि वित्तीय समावेशन से तात्पर्य है कि जो हमारे वित्त का फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, इसे ही वित्तीय समावेशन के अंतर्गत रख दिखाया जाता है। वैश्विक बाजार तक पहुँच, अगर हमारी भुगतान प्रणाली अच्छी होगी तो हम किसी भी क्षेत्र जो बहुत दूर-दराज के इलाके हैं, उन तक अपनी बाजार की पहुँच बना सकते हैं। अपनी मार्केट उतनी दूर तक बना सकते हैं। तो इसमें जो हो ये यही बताना चाह रहा है कि वैश्विक बाज़ार तक पहुँच कैसी होगी। तीसरा है विविधीकरण, मतलब कि यहाँ व्यवसाय को अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ता और निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सक्षम बनता है। मतलब कि कोई भी जब इस तरह का जब भी कोई व्यवसाय जो सीमा पार होगा तो अलग-अलग देश से जब व्यक्ति किसी माल को खरीदने आएँगे, तो वहाँ के माल जो भी उसमें प्रोडक्शन हुआ रहेगा, जो भी गुड्स और सर्विस होंगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। तो यही विविधीकरण हो जाएगा। वैश्वीकरण, सीमा पार भुगतान वैश्वीकरण प्रक्रिया का एक मूलभूत तत्व है। उसके बाद देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीमा पार भुगतान विशेष महत्व कैसे है। पहला है विप्रेषण में मतलब कि सरलता आएगी। 2016 के बाद से भारत का सीमा पार विप्रेषण 8% की CARG जो से बढ़ रहा है। ये क्या है आपका, ये देख लेते हैं। ये आपका जो है करेस्पॉन्डेंस एनुअल ग्रोथ रेट है, आपका चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर के रूप में बढ़ रहा है। यात्रा और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना, 2021 में भारत में यात्रा और पर्यटन उद्योग ने देश की जीडीपी में 178 बिलियन डॉलर का योगदान दिया था। विदेशी निवेश में तेजी होगी। वर्ष 2023 में भारत में कुल 70.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई प्राप्त हुई थी। सीमा पार भुगतान में बाधाएं क्या हैं, मतलब चुनौतियां क्या हैं। पहला है मूल देश यानी भुगतान करने वाले और प्राप्त करने वाले देश यानी भुगतान प्राप्त करने वाले देश में अलग-अलग सरकारी नियम, यानी प्रत्येक देश में इस सरकार या सरकारी बैंकों का अपना अलग-अलग जो है प्रणाली होती है, कार्य करने के नियम होते हैं। तो ये है एक बहुत बड़ी जो चुनौती है। दूसरी है वित्तीय डेटा का मानकीकरण करने की कमी, मतलब कि जो वित्त का जो आपका डेटा है उसको मतलब सभी को एक दूसरे को यूज करने के लिए जो बैंक जल्दी से एग्री नहीं होती हैं। तीसरा है अप्रचलित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, ये बैच प्रोसेसिंग पर निर्भर होते हैं। इसमें रियल टाइम निगरानी की कमी होती है और इनकी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता भी कम होती है। चौथा है सुरक्षा जोखिम, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण और साइबर धोखाधड़ी खतरा है। उच्च लागत और निपटान में देरी, इसके लिए उत्तरदायी कारक हैं। कई प्रकार की जांच और नियंत्रण, कई स्तरों पर मंजूरी, सीमित परिचालन घंटे, अलग-अलग टाइम जोन में होने वाले लेन-देन की आर्थिक अधिक संख्या आदि। सीमा पार भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय, मतलब कि सीमा पार जितने भी भुगतान हो रहे हैं उसके लिए भारत सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं वो हो रहा है। आरबीआई पेमेंट विजन 2025, इसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते या व्यवस्थाओं का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को सुगम बनाने पर ध्यान दिया गया है। एनपीसीआई यानी इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने भीम यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग देश, वहां की कंपनियों व व्यावसायिक संस्थाओं से मिलकर कई पहले शुरू कर रही हैं। वर्तमान में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान की स्वीकृति मिल गई है। यानी कि सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में यूपीआई पेमेंट ले सकते हैं। मतलब कि आप अपने अकाउंट से वहां पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई ने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों और एनआरआईज को यूपीआई के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इस तरह वे भारत आने पर यूपीआई का उपयोग कर भुगतान करने में सक्षम हुए हैं।
सीमा पार भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के उपयोग पर भारत यूएई समझौता ज्ञापन। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात ने पायलट आधार पर सीमा पार भुगतान के लिए सीबीडीसी में लेन देन यानी कि सीमा पार भुगतान के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बैंक के निरीक्षण करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। आगे की राह देख लेते हैं। मौजूदा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी सुविधाओं में सुधार करना, यानी वर्तमान में जो हमारा पेमेंट सिस्टम है इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। मैसेज फॉर्मेट के लिए एक सुसंगत यानी आईएसओ 2022 के संस्करण अपनाया जा सकता है। यह संस्करण वित्तीय सूचनाओं के लिए एक खुला वैश्विक मानक है। सीमा पार भुगतान में विशेषता रखने वाले फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग स्थापित करना चाहिए ताकि उनकी क्षमता और नवीन समाधान का लाभ उठाया जा सके। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे नई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं की संभावित भूमिका का विश्लेषण किया जाना चाहिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर यानी केवाईसी आवश्यकताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विनियमों के पालन संबंधित प्रक्रिया को बोझ को कम करने और बाजार में प्रवेश को सुगमता बनाने के लिए कठोर तथा प्रभावी जोखिम आकलन के तरीके को अपनाया जा सकता है। इस प्रकार से हम जो सीमा पार भुगतान सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें बताया गया था कि भारत सरकार द्वारा अन्य कई देशों के साथ भुगतान के लिए समझौता किया गया है यूपीआई जैसे सिस्टम के लिए, और क्यों इतना जरूरी है ये देखा गया है। तीसरा टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया गया। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में ओईसीडी के संशोधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधित सिद्धांत का समर्थन किया गया। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। G20 में ओईसीडी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधित वस्तुतः कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय मानक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पूंजी बाजार के क्षेत्र में बीते वर्षों में हुए हालिया विकास को देखते हुए इन सिद्धांतों को अपडेट करने के लिए 2021 से 23 में एक व्यापक समीक्षा की गई। जून 2023 में संशोधित सिद्धांतों को पहले ओईसीडी परिषद द्वारा मंत्री स्तरीय स्तर पर अपनाया गया था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये कहाँ है? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। यानी ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में। उत्पत्ति देख लेते हैं। पहले इसको यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी कि ओईईसी के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1961 में इसका नाम बदलकर ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में। उद्देश्य क्या है? ऐसी नीतियां बनाना जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर और कल्याण को बढ़ावा दें। सदस्य देख लेते हैं। 38 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन एक प्रमुख भागीदार देश है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? यह किसी कॉर्पोरेट कंपनी के गवर्नेंस को निर्देशित और नियंत्रित करने हेतु नियमों, तौर तरीकों और प्रक्रियाओं की प्रणाली है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जरिए कंपनी के अलग अलग हिस्सेदारी जैसे शेयरधारक, प्रबंधन, ग्राहक
आपूर्तिकर्ता, वित्तीय प्रदान, सरकार और समुदाय के हितों को संतुलित किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांत: पहला है जवाबदेही, दूसरा है पारदर्शिता, तीसरा है स्वाधीनता, चौथा है सत्यनिष्ठा, पांचवा है जोखिम प्रबंधन, छठवां है शेयरधारकों के अधिकार। मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों है, मतलब किस लिए चाहिए आपको मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो इस टॉपिक में बताया गया है। यह एक ऐसी मजबूत गवर्नेंस प्रणाली लागू करता है जो कंपनी की समग्र परिचालन क्षमता में सुधार करती है, साथ ही यह जोखिम कम करने और तथ्यों के आधार पर बेहतर निर्णय लेने में सहायता करती है। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार आता है। एक मजबूत फ्रेमवर्क व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशों के बीच भरोसे तथा विश्वास पैदा करता है, जिससे कंपनियों के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होती है। यह पूंजी बाजार और वित्तीय पोषण तक पहुंच में सुधार करता है। इसके अलावा नवाचार, उत्पादकता एवं उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन नहीं करने से कोई नकारात्मक आर्थिक प्रभाव हो सकता है, कई नकारात्मक आर्थिक प्रभाव हो सकता है। यदि वित्तीय संस्थानों या बड़ी बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पालन नहीं करती है तो उसको नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा व्यापक होते हैं। यह कंपनी की व्यावसायिक रणनीति को सामाजिक आवश्यकताओं के साथ एकीकृत करके सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव पैदा करते हैं। यह बेहतर उत्पादन और बेहतर टीम वर्क के जरिए सकारात्मक कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के समक्ष विद्यमान चुनौतियां क्या हैं? भारत में कई कंपनियों का स्वामित्व कुछ विशेष परिवार के पास है, जिसके चलते स्वामित्व और प्रबंधन का काम अलग नहीं हो पाता है। कई बार स्वतंत्र निवेशकों की कमी के कारण हितों का टकराव और निष्पक्ष मूल्यांकन एवं प्रभाव मुक्त निर्णय लेने की कमी जैसी समस्या देखने को मिलती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत तथा उसके महत्व को लेकर निवेशकों के बीच ज्ञान और जागरूकता का अभाव पाया जाता है। भारत में सरकारों की नीतियों का दायरा काफी सीमित है, जिसके कारण ये नीतियां केवल कुछ सूचीबद्ध कंपनियों तक ही लागू है। उदाहरण के लिए सेबी ने केवल शीर्ष 1000 कंपनियों को ही वार्षिक BRSR प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य कंपनियों के वित्तीय उपयोग को ESG ढांचे के साथ इकोनॉमिकल सोशल जस्टिस ढांचे के साथ एकीकृत करना है। भारत में कंपनियों के संचालन में पारदर्शिता की कमी और सीमित प्रकटीकरण के चलते कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रभावशीलता की निगरानी करने में कठिनाई आती है। कई कॉर्पोरेट संस्थान धोखाधड़ी, पूर्ण व्यवहार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण मामले में संलिप्त पाई जाती है। उदाहरण के लिए 2018 का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस घोटाला कई कंपनियों की जोखिम मूल्यांकन की व्यवस्था और जोखिम कर सहने की क्षमता काफी खराब है। इसके अतिरिक्त कंपनियां संधारणी मापदंडों पर कम ध्यान देती हैं। कंपनी की निर्णय प्रक्रिया को कम शेयर वालों और अन्य हितधारकों को सीमित भागीदारी देखने को मिलना। भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क कंपनी अधिनियम 2013 का है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। भारत कंपनी संचालक संस्थान है।
और कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय जो है आपका भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली के फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, प्रदान करते हैं। आगे की राय यानी कि G20 में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो आपका ऑप्शन था ये, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में संशोधित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधित सिद्धांतों को लागू करना। श्रेणी और निर्देश दिए गए हैं आपके। प्रभावित कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क का आधार पारदर्शिता और निष्पक्ष बाजार तथा संसाधनों के कुल आवंटन को बढ़ावा देना चाहिए। कानून और विनियमन आवश्यकताएं विधि के शासन के अनुरूप पारदर्शी और लागू करने योग्य होने चाहिए। शेयर धारकों के अधिकार और उनके साथ न्याय संगत व्यवहार तथा कंपनियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। शेयर धारक के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता होनी चाहिए। कम संख्या के शेयर रखने वाले विदेशी शेयरधारक सहित सभी हित शेयरधारकों के साथ न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि किसी शेयरधारक के अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके लिए उचित लागत पर और तत्काल निवारण प्रदान किया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद है संस्थागत निवेश, शेयर बाजार और अन्य माध्यम। निवेश करने के सभी तरीके के लिए ठोस प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निवेशकों के लिए विश्लेषक सलाह प्रदान करने के लिए संस्था प्रवेशक और हितों के टकराव को प्रकट करने और उन्हें कम करने के लिए जरूरी है। ऐसे संस्था पेशेवर विश्लेषक जो है मध्यस्थ यानी कि ESG रेटिंग और डेटा प्रदाता क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शामिल हैं। शेयर बाजार में उचित और लाभकारी मूल्य बनाए रखने हेतु प्रयास करना चाहिए। प्रकटीकरण और पारदर्शिता देख लेते हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन, संधारणी, स्वामित्व और गवर्नेंस सहित कॉर्पोरेट जगत से संबंधित सभी मामलों पर यथासमय और सटीक प्रकटीकरण करना चाहिए। यह प्रकटीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त लेखांश और प्राप्तिकरण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। एक स्वतंत्र, सक्षम और योग्य लेखक परीक्षा द्वारा वार्षिक रूप से कंपनी का बाह्य लेखा परीक्षण किया जाना चाहिए। बोर्ड की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उचित जोखिम प्रबंधन और उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के साथ कंपनी का रणनीतिक मार्गदर्शन करने के लिए बोर्ड जिम्मेदार होनी चाहिए। कंपनी के प्रबंधन का प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह हितों के संभावित टकराव की पहचान करना चाहिए। स्वतंत्र बाह्य लेखा परीक्षा, प्रकटीकरण और संचार की प्रक्रिया की निगरानी आदि के लिए जरूरी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बोर्ड की कंपनी और शेयर धारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। संधारणी और लचीलापन होना चाहिए। कंपनी के संधारणी और लचीलेपन से संबंधित निर्णय के लिए कंपनी और उसके निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। संधारणी संबंधित प्रकटीकरण फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। यह फ्रेमवर्क उच्च गुणवत्ता वाले, समझ योग्य, लागू करने योग्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप होना चाहिए। कंपनी और उसके शेयरधारकों तथा हितधारकों के बीच मुक्त संवाद की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि संधारणीयता से संबंधित मामलों, अवैध व अनैतिक प्रथाओं आदि पर विचारों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह से हमने अपने 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। आगे एक टॉपिक जो कि हम स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो परिसंपत्ति का विनियम से, वहां से प्रारंभ करेंगे। हम कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन छोड़ेंगे नहीं, बहुत धैर्य के साथ हम अपना ये जो मैगजीन पूरा करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।